नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपके सामने जो हम लेके आए हैं वह है बोर्ड एग्ज़ाम की हिंदी। जी हाँ दोस्तों, लास्ट दिनों की जो रणनीति है वो किस प्रकार होनी चाहिए वो आपके सामने आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम हिंदी की जो अंतिम जो दिनों के जो बचे हैं, आप किस तरह से रणनीति बनाकर अगर हिंदी की तैयारी करें तो आप 95% नंबर ला जा सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट रणनीति बनाकर, स्मार्ट स्टडी करके हम तैयारी करें तो हम आराम से 90% नंबर ला सकते हैं। तो आइए बनते हैं, देखते हैं कि हिंदी को हम किस तरह से रणनीति बनाकर तैयारी करें तो हमारा पूरे के पूरे नंबर लाया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंदी को हम 4 सेक्शन में बांट सकते हैं। आपको भी पता होगा ABCD, अ ब द स और द, इन 4 सेक्शन में बांट सकते हैं। तो इसी तरह हमने हिंदी के 4 भागों सेक्शन में बांटा है। हिंदी को 4 सेक्शन में पहला पार्ट में बांटा है हमने पैसेज को। पहले पार्ट में क्या बांटा है? पैसेज को। पहले पार्ट में पैसेज को बांटा है और पैसेज में पता ही आपको गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश और पद्यांश आपको पूछा जाता है। गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। दूसरा सेक्शन में हमने व्याकरण व्याकरण को, तीसरे में लेखन को और साहित्य को। इस तरह से हमने हिंदी को 4 भागों में अलग अलग बांटा है ताकि हम रणनीति बनाकर एक सही स्ट्रेटजी बनाकर अगर तैयारी करें तो हम आसानी से टॉपर बन सकते हैं। तो आइए आज बात करने वाले हैं हम हिंदी की किस तरह से रणनीति बनाएं कि हम पूरे के पूरे नंबर लाया जा सकता है। और हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ आसानी से बच्चा समझ कर थोड़े बहुत भी अपनी ट्रिक से कर ले तो आराम से वो 90% नंबर ला सकता है। तो आइए हम बारी बारी से इन 4 पॉइंटों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और रणनीति बनाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और तैयारी हमें रणनीति के साथ होनी चाहिए। क्योंकि हम रण में उतर चुके हैं तो रण में उतरने के बाद पीछे नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ लेते हैं वो है पैसेज। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके सामने वहाँ पैसेज दे रखेंगे, पैसेज 2 तरह के आएंगे। पैसेज 2 तरह के आएंगे। एक पैसेज आएगा गद्यांश में और एक दूसरा पैसेज आएगा पद्यांश में। इन 2 पैसेजों में से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। 5 अंक इसमें से, 5 अंक पद्यांश में से। इनमें से आपके पास आएंगे MCQ। MCQ का मतलब होता है जो विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको गद्यांश की प्रैक्टिस और पद्यांश की दोनों की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन निम्न बातों को आपको पहले ध्यान रखना है। जब भी बोर्ड परीक्षा में आप जाने से पहले इन 5 बिंदुओं को आप देख लो तो आप पद्यांश पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। हर दिन 2 से 3 पैसेज का आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 3 का प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए कि बार बार गद्यांश को पढ़िए, पद्यांश को पढ़िए और पुराने जो मॉडल पेपर हुए हैं 2022, 23, 24, इन पेपरों को सॉल्व करके पैसेज को और मजबूत कीजिए कि आपके 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाए। दूसरी बात यह है कि पहले पूरा पैसेज को आप ध्यान से पढ़ो, फिर उसका उत्तर दो। यानी पैसेज आप क्या करते हैं, हड़बड़ी में पैसेज आधा पढ़ा उसका उत्तर देख लेते हैं, दूसरा पढ़ा ही नहीं तीसरा का उत्तर दे देते हो। तो इससे क्या है, आपके गलत होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप इन MCQ को आप जब सॉल्व कर रहे हो तो उत्तर पढ़ने से बल्कि उनके ऊपर, जब आपको उत्तर प्रश्न नहीं रखे उनके ऊपर हाथ रख दो और फिर पहले पैसेज को 1 बार 2 बार कम से कम ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद उन MCQ को सॉल्व करो। तीसरी बात है कि MCQ को जल्दी में प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप आधा पैसेज पढ़ते हो, आधा छोड़ते हो, आधा पढ़ते हो, आधा से उत्तर देते हो। ऐसे क्या हो जाता है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ो, पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ो और उसके बाद इन प्रश्नों का एक एक बारी से उत्तर दो। तो ये तो आप पैसेज की रणनीति कि पुराने जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं आपको कम से कम 2 से 3 पैसेज को, एक गद्यांश एक पद्यांश। गद्यांश में आपको क्या होगा कि आपको एक टॉपिक जो पाठ के रूप में, कहानी के रूप में दे रखा होगा, उस कहानी को आप ध्यान से पढ़िए, ग्रहण कीजिए, उन्हीं में से वो 5 उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो 5 को 5 गलत होने के चांसेस है ही नहीं, यानी बिल्कुल नहीं होगा। आप 5 और 5 सही आंसर कर लेंगे। पद्यांश में कविता हो सकती है, उस कविता को पढ़िए, उनको समझिए,
2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आ जाएगी और आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं वो है साहित्य। जी हाँ दोस्तों, किस पे बात करने वाले हैं? साहित्य। साहित्य का जो आता है, जो लिटरेचर का जो भाग आता है, जिसमें कह सकते हैं कि हमारी किताबों के अंदर से भी प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों को करते समय आप ऐसे बात ध्यान रखो कि आपको उनकी जो किताबों की लैंग्वेज है, वो भाषा वो रटी हुई नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि उनको तो केवल पढ़िए और समझिए, उसके बाद उनके अपने विचारों को सम्मिलित कीजिए। जैसे जब भी आप साहित्य के किताबों के जो प्रश्न करोगे, जो ब या छ भाग में, तो पहले उनके अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बना दो, क्योंकि शॉर्ट नोट हाथ से बनाए हुए कभी भूल नहीं सकते। तो पहले उनको पढ़ो और पुराने प्रश्नों को भी पढ़ो, ठीक है। सेम जो बुक होती है, जो पासबुक होती है, आप क्या करते हो वो कि वो भाषा किताब में लिख देते हो। तो ऐसे लिखने से आपके नंबर कम होने के चांसेस, या जो एग्जामिनर का होता है कि ये बच्चा रटने वाला पद्धति का है, जैसे संजीव में था वैसे के वैसे उसने रट के लिखा है, तो आप ऐसी गलती नहीं करें, बल्कि संजीव या पासबुक को पढ़ने के बाद अपने विचारों को सम्मिलित कीजिए, अपनी भाषा में, अपने आइडिया से, अपने विचारों से लिखिए किसी भी उत्तर को, तो आपके नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और सोच समझकर अपने विचार सम्मिलित कीजिए। तीसरी बात, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो अंदाज भी अच्छा होता है। तो यानी फिल्म का ट्रेलर अच्छा होना चाहिए। आपकी जो शुरुआती जो पेज लिखने की है वो साफ सुथरे, बिना काट साट लिखावट आप लिख दोगे तो एग्जामिनर के माइंड में सेट बैठ जाएगा कि बच्चे ने आंसर श्योर है कि पूरा का पूरा सही लिखा होगा। तो शुरुआती आपकी 2 या 3 लाइन अच्छे से लिख दी तो आपकी कोई नहीं, एग्जामिनर में समझ में आएगा कि ये बच्चे ने पूरे ढंग से उत्तर लिखा है। बिना काट साट के लिखेगा, उत्तर की अच्छे से 2-3 लाइनें होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ भी शब्द 1 या 2 वाक्य कम से कम अपने बुक के लिए याद होने चाहिए। बाकी का मैटर आप अपने विचार अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कह सकते हैं लेखन। कौन सा बात कर रहे हैं? लेखन। तीसरी बात है लेखन। लेखन को आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में बोले तो राइटिंग। जो राइटिंग का जो सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आते हैं? राइटिंग के सेक्शन में आप कह सकते हैं निबंध आते हैं, निबंध, प्रार्थना पत्र आते हैं, पत्र किसी मित्र को लिखते हैं वो आते हैं, विज्ञापन आते हैं। तो इनके तो आपके कम से कम 20 या 25 नंबर तो आपको इस लेखन से ही मिल जाएंगे। कितने नंबर? 25 नंबर तो आपको इनको लेखन से ही मिल जाएंगे, यदि आपके इनकी फॉर्मेट को, उनकी रूपरेखा को आपने अच्छे से तैयार की तो जब बात करते हैं हम निबंध, जब भी आप किसी निबंध को लिखो वहाँ पे संगत सबसे पहले बात करते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना हमें? तो प्रार्थना पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जब भी आप प्रार्थना पत्र लिखो तो उसकी राइटिंग थोड़ी सुंदर और स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यानी सुंदर लिखावट होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी प्रार्थना पत्र लिखो तो गलतियां हैं वो बिल्कुल ही नहीं करे, उसमें काट साट नहीं करे। उससे काट साट करने से ही एग्जामिनर के माइंड में प्रभावित पड़ जाता है। उसका फॉर्मेट, प्रार्थना पत्र का जो फॉर्मेट होता है, जैसे सेवा में नीचे पास कॉमा, फिर शरीमान, हिंदी की तो क्या एक एक मात्रा, एक एक कॉलम, कॉमा, चाहे वो हर व्यायाम चिन्ह हो, इनका फुल स्टॉप हो, इनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इनके भी नंबर काट दिए जाते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट है वो अच्छे से होना चाहिए। तो ये तो हुई बात की हमने प्रार्थना पत्र। अगले जो बात चौथे टॉपिक बात करने वाले बिंदु पर वो है निबंध। जी हाँ दोस्तों, किस पे बात करने वाले? निबंध। तो निबंध लिखते समय निम्न बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। पहली बात, जब भी निबंध लिखो तो आपके पास एक स्ट्रक्चर, एक रूपरेखा होनी चाहिए कि आप मैं किन किन बिंदुओं को सम्मिलित करूंगा निबंध लिखते समय, क्योंकि रूपरेखा या फिर इन बिंदुओं का ही नंबर आपको मिलते हैं, जो कि 6 से या 7 नंबर का जो पैसेज आता है, 6 से या 7 नंबर का, वो इन्हीं रूपरेखा के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो निबंध लिखते समय आपके पास उनकी रूपरेखा या बिंदुओं को लिखना चाहिए। कैसे? आप बोलेंगे भी बिंदु कैसे? तो बिंदु का मतलब होता है किसी भी निबंध को लिखते समय, जैसे प्रस्तावना, इसकी जो शुरुआती स्ट्रक्चर कैसे, आप उनका परिचय कैसे देंगे। जैसे किसी आतंकवाद पे आ गया तो भारत में आतंकवाद की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आतंकवाद पैदा हुए, वो लिखना है। फिर इन आतंकवाद का कारण क्या था, कारण को लिखना है। अब कारण लिख लिया तो हमें उनका समाधान या निवारण भी लिखना है कि हम इन आतंकवाद का समाधान कैसे कर सकते हैं, उनका
निवारण कैसे कर सकते हैं, उनका समाप्त कैसे कर सकते हैं। फिर आप अपने विचारों को उसमें सम्मिलित निष्कर्ष कर सकते हैं कि भी ऐसे किया जाए तो उनका समाधान हो सकता है। तो इन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप लिखो निबंध तो इन 4-5 बिंदुओं को तो लिखना ही लिखना है। प्रस्तावना 1 नंबर डालिएगा। 2 नंबर पे आप जब से किसी चीज़ का प्रदूषण का हो सकता है, कारण बताओ। तीसरा बात, उनका निवारण या समाधान क्या हो सकता है, निवारण क्या कर सकते हैं, समाधान क्या कर सकते हैं, उन समाधान को। चौथी बात, उनके उपचार कह सकते हैं, उपचार बिंदु, इनका आप जरूर लिखिए। इन बिंदुओं से लिखने से आपके नंबर मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं कि यहाँ बच्चे ने साहिब भले अंदर क्या लिखा वो नहीं देखते, बल्कि आपने इन 5 बिंदुओं को लिख दिया तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदे ने वास्तव में पढ़ के आया है। क्योंकि ये बिंदु ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर केवल इन बिंदुओं को देख कर ही आपके आंसर नंबर देते हैं, बल्कि अंदर क्या लिखा हुआ है इतने उनके पास पढ़ने का समय नहीं होता है। आगे तो ये आप निबंध लिखे इन विशेष बातों का ध्यान रखें। तो तीसरी बात है कि जब भी आप पत्र लिखें किसी मित्र परिचय को, तो उनका फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो विज्ञापन हो। जी हाँ, इनका फॉर्मेट लिखना कभी नहीं भूलें। और मैं सबसे अंतिम और आखिरी बात यही कहूँगा इसमें निबंध में या शायद लेखन के भाग में कि आप बार बार इनका अभ्यास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इसकी रूपरेखा, इसका जो फॉर्मेट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाएगा। आप अभी हिंदी का जो एग्ज़ाम चाहे 10वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड हो, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो आप एग्ज़ाम आने तक के लास्ट समय की जो अभी जो बचे हैं 10-15 दिन, उनके अंदर आप अच्छे से नंबर पूरे से पूरे ला सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा बार बार अभ्यास कीजिए। अगला जो भाग है वो है व्याकरण। जब भी बात आती है ग्रामर की, जी हाँ दोस्तों, किसकी बात आती है, ग्रामर की। तो ग्रामर की बात आए तो ये सबसे सरल भाग माना जाता है। जी हाँ, हिंदी व्याकरण में सबसे सरल भाग माना जाता है तो वो है व्याकरण। कौन सा भाग है, व्याकरण सबसे सरल है। आप किसी भी एग्जामिनर अपने टीचर को पूछ लो कि भी हिंदी के पेपर में सबसे सरल भाग क्या है, व्याकरण। व्याकरण में आप पूछते क्या है, संज्ञा है, संज्ञा पूछ सकते हैं, सर्वनाम पूछ सकते हैं, विशेषण पूछ सकते हैं। सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, कारक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जब भी आप व्याकरण के लगभग निम्न बिंदुओं को आपको ध्यान में रख के जाना है एग्जाम में ज़्यादा को, तो अपनी मात्राओं को, जी हाँ, व्याकरण में मात्राएं काफ़ी चेक होती है, तो विशेष रूप से मात्राओं का ध्यान रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट लगे उन बिंदुओं को आप अंडरलाइन कीजिए कि भाई ये एग्जाम में मेरे पूछने जाने वाले चाहिए। संज्ञा है तो संज्ञा को अंडरलाइन कर सकते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार है वो देख सकते हैं। सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार हैं, क्या परिभाषा है, विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, लिखने का जो सेक्शन है उनके फॉर्मेट को आप बार बार मैं कह रहा हूँ उनको याद करके जाइए। और अधिक से अधिक जो पुराने पेपर के जो MCQ हैं उनका प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। और आखिरी बात यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं इनको मिलान कीजिए, इनको मिलान करने से आपके अंदर माइंड सेट बैठ जाएगा कि पेपर का रूपरेखा स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यही है कि मैं अंतिम में कहूँगा कि आप ओल्ड पेपर अधिक से अधिक मिलाइए। हिंदी को फोड़ेंगे नहीं तब तक हम हिंदी को छोड़ेंगे नहीं। तो हिंदी को हम 100 में से 90% नंबर लेके आएंगे। यदि हमने 80 में से 70 नंबर नहीं लाए तब तक नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो हम आशा यही करता हूँ कि आप अंतिम दिनों में ये रणनीति बना के तैयारी करोगे तो आपके नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और इसको हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये चैनल आपके हितकारी और आगे भी इसी तरह आपके नए नए टॉपिक पर और आपको गाइडेंस करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।